नमल। जुमर से बात करने के बाद फारिस कितनी ही देर सोफे पे लेटा रहा। फिर वो उठा और लग एक दूसरे में बेबस किए कुछ सोचने लगा, जैसे कुछ नापसंदीदा करने जा रहा हो। चंद मिनट जब वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर रहा था तो उसके चेहरे पे एक असम था और सारी थकन हवा हो चुकी थी। वो मुड़ा तो एकदम ठिठक कर रुका। बाहर सीढ़ियों पे भी वो बैठी थी, सुर्ख पीली, उदासी से घुटनों पे ठोड़ी गिराए वो सामने देख रही थी। वो गहरी सांस लेकर सर झटकता। उससे एक सीना ऊपर बैठा। यहाँ क्या कर रही हैं आप? आपको तंग तो नहीं कर रही? आप क्यों पूछ रहे हैं? वो इसी तरह चेहरा घुटनों में रखी उंगलियां सीढ़ी के मार्बल पे फेरते हुए बोली थी। आबदार, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं आपको अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तभी उसका मोबाइल थरथराने लगा। फारिस ने निकाल कर देखा। नंबर देखकर मुस्कुराहट खुद ब खुद लबों पे बिखरी। एक मिनट, मेरी बीवी है। उसको खामोश रहने का इशारा करते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। आबी के हाथों की हरकत थम गई। दिल में भी कुछ हुआ, आंखों में चुभन सी उभरी, मगर चेहरा नहीं उठाया। इसी तरह बैठी रही। हेलो, वो खुशगवार अंदाज में बोला। जुमर लाउंज में उठकर गैलरी में आ खड़ी हुई। हकीकत के सूरज की आग बरसाती रोशनी में खड़े होकर उसका सामना करना आसान नहीं था। सर झुकाए उंगली से नाखून रगड़ते उसने कहना शुरू किया। वो कोलंबो में नहीं है, कैंडी में है। आवाज़ बदिक्कत लबों से निकली थी। फारिस एकदम बिल्कुल पथरा गया। उसका सांस भी रुक गया। बेख्तियार वो उठ खड़ा हुआ। चेहरे की रंगत फीकी पड़ी। फिर नदामत से पेशानी मसलते उसने निगाहें झुकाए कहना चाहा, जुमर, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ। मुझे भूख लग रही है, मैं अपार्टमेंट के अंदर जा रही हूँ, आप बात करके आ जाना। अबदार जीने से उठते हुए काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली थी। फारिस बिल्कुल सुन रह गया। बेयकीनी से सख्ते से उसने अभी को देखा, जो कहकर जीने चढ़ने लगी थी। इर्द गिर्द से बेनियाज जैसे अपने ख्याल में खोई। जुमर ने एक एक लफ्ज़ सुना था। उसने बेइख्तियार सहारे के लिए दीवार पे हाथ रखा। चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ती गई और आंखें सुर्ख। तुम किधर हो फारिस? इतनी रात को तुम किसके साथ हो? उसकी आवाज़ कपकपाई थी। कुछ नहीं, ये सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। गुस्से से गर्दन मोड़कर ऊपर मुतमईन और मगन सी जाती अभी को देखकर वो दिक्कत कह पाया। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। उसका एक फ़िक्रा कई फ़िक्रों पे भारी होता था। आज सारे लफ्ज़ हल्के हो गए थे। तुम उसके साथ हो, उसके अपार्टमेंट में। तुम सदमे और गुस्से से उसकी आवाज़ कांपी। तुम हर तरफ धुआं ही धुआं था। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ शुरू से। प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो सीने से तर होते चेहरे के साथ कह रहा था, मगर सच बोलने का वक्त अब गुजर चुका था। अब बहुत देर हो चुकी थी। जुमर ने कॉल काट दी। वो परेशानी से बार बार उसे कॉल मिला रहा था, मगर वो नहीं उठा रही थी। ऊपर आसमान पे चमकता चांद 4 रोज़ पहले वाला माह कामिल था, अब वो कामिल नहीं रहा था। चांद की चांदनी उसके अंदर से घट चुकी थी और आगे अंधेरा ही अंधेरा था। फंसी फ़ोन कान से लगाए तेज तेज सड़क पे चलता जा रहा था। उसकी स्याह पेशानी पे सलवटें थी और आंखों में चुभती हुई नागवारी थी। वो दूसरी तरफ बोलते अनजान आदमी को सुन रहा था। अगर मैं कहूँ हाँ, तो क्या मुझे इनाम की रकम मिलेगी? हाँ बिल्कुल। कहाँ है वो तामिल जासूस? वो गैर दिलचस्पी से बोला और कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा। पहले मुझे इनाम की आधी रकम भेजो, फिर बताऊंगा। फंसी की नाक मजीद चढ़ गई। देखो मिस्टर, मुझे तामिल जासूस की लोकेशन बताओ। अगर उसे हम पकड़ लें तब इनाम मिलेगा, वरना एक ढेला भी नहीं मिलेगा। वो बिला मुबालगा कह रहा था। ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगा। बूढ़ा सनहाली खफा हो गया। जहन्नुम में जाओ। उसने कॉल काट कर सीट बेल्ट बांधते हुए इग्निशन में चाबी घुमाई, फिर दूसरे सेल पे नंबर मिलाकर स्पीकर ऑन किया और कार रिवर्स करने लगा। बोलो फंसी, जवाहरात तक लग रही थी। मैम, अभी तक इन दोनों का पता नहीं चल रहा। दोनों के पोस्टर्स अलग अलग बनवाए हैं, शादी का तामिल जासूस के नाम से और खबर का बिगड़े जहनी तवाज़ुन वाले लापता फर्द के नाम से। मगर लोग बोगस कॉल्स करते हैं, फिर ओवर स्मार्ट बनकर इनाम का एडवांस मांगकर रफू चक्कर हो जाना चाहते हैं। रोज़ 10 जगहों पे उनकी इतला मिलती है। मेरे बंदे भाग कर जाते हैं, मगर जब जाते हैं तो पता चलता है सब फ्रॉड होता है। मुझे इस तफसील से दिलचस्पी नहीं है। जब वो मिल जाएं तो मुझे बताना। वो घर गुजरना। और उसका रॉजर मैप सुनने से कबल ही जवाहरात फ़ोन रख चुकी थी।
وہ اس وقت اپنے بستر میں لیٹی تھی، سادہ نائٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو گول مول باندھے، لحاف لپیٹے۔ وہ سست اور بدمزہ سی لگتی تھی۔ بیڈ کی پاینتی کی طرف اسٹول پہ بیٹھی فیونا اس کے پیروں کا مساج کر رہی تھی۔ مسز کردار، کیا میری NGO ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہے؟ دفعتاً اس نے جھکی نگاہوں کے ساتھ پوچھا۔ جواہرات نے آنکھیں کھول کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ اپنے دماغ کو آرام دو فیونا، کون کدھر جائے گا یہ میں طے کرتی ہوں۔ اب وہ تمہاری ہیڈ ہے، اس کو عزت دو۔ پھر اپنا پیر درستی سے پیچھے کو کھینچا۔ فیونا کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ دور ہٹو، میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ بات تیار کرو میرے لیے۔ چند منٹ مزید سرکے اور پھر وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ زمرد بنا آستین کے لمبا گاؤن پہنے، بال جوڑے میں باندھے، تازہ میک اپ اور زمرد جڑے آویزے پہنے وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ شیرو کا کمرہ اندھیر تھا۔ وہ اسٹڈی کی طرف چلتی آئی۔ اندر بتیاں جلی تھیں اور سامنے کمپیوٹر ٹیبل پہ ہاشم چند کتابیں کھولے بیٹھا کام کرتے نظر آ رہا تھا۔ شرٹ کے آستین کونیوں تک موڑے، وہ کتاب میں سے کچھ پڑھ کر نوٹ پیڈ پہ لکھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کے کندھے پہ نرمی سے ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا اس کی میز پہ رکھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ جی ممی، وہ سر اٹھائے بنا منہمک سا بولا۔ تمہارے اطمینان پہ حیرت ہے مجھے۔ تمہارا بھائی اس لڑکی کو لے آیا جس سے مجھے نفرت ہے، اس کو کمپنی کا 1/4 حصہ دے ڈالا، اس کو اپارٹمنٹ لے کر دے رکھا ہے اور 2 دن سے وہ اسی شہر میں رہ رہی ہے، مگر تم کچھ نہیں کر رہے۔ میں موو آن کر چکا ہوں ممی۔ وہ اب لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ جواہرات کا دماغ گھوم گیا۔ ہاشم، اس لڑکی سے مجھے چھٹکارا کون دلوائے گا؟ اس لڑکی کا نام علیشہ ہے اور وہ فیملی ہے ممی۔ ہاشم، ممی، اس نے اینک اتار کر رکھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں، چہرے کے نقوش سب جواہرات کی کاپی تھے اور ان میں بھی اتنا ہی غصہ تھا۔ میں اس کی فیس دے رہا تھا، وہ ایک سیمسٹر ختم کر کے پڑھائی چھوڑ چکی ہے، وہ ٹک کر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے اتنے سالوں کی فیس بچ گئی۔ اس کے بدلے شیرو نے اسے چند شیئرز دے دیے ہیں اور اچھا مجھے بھی نہیں لگا، مگر میں کیا کروں، وہ دونوں میرے اپنے ہیں۔ رہنے دیں اسے ادھر، کچھ دن بعد خود ہی اکتا کر چلی جائے گی۔ آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اور واپس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جواہرات اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا چکی تھی اور اب افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کے شہر میں ہونے کی اطلاع نہ دینے پہ تم مجھ سے گاڑی میں بیٹھے معذرت کرتے جا رہے تھے، مگر ہاشم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ وقت گزر چکا، اب موو آن کر جائیں ممی۔ میں بھی ایک اچھا آدمی بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جواہرات غصے سے مڑی اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ان 2 بیٹوں کے لیے اتنے سال قربانیاں دی، کیا کیا نہیں کیا، مگر اب یہ دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، رکوں گی میں بھی نہیں۔ پرس سے سیل نکالتی، دوبارہ کال ملاتی، وہ ہارون کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کولمبو میں اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر 18ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اندر سیڑھیوں پہ کھڑا فارس دیوانہ وار بار بار اسے کال ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور ماتھے پہ پسینہ تھا۔ زمر، کال اٹھاؤ پلیز، کال اٹھاؤ۔ وہ موبائل کان سے لگائے بڑبڑا رہا تھا، مگر دوسری طرف وہ فون آف کر چکی تھی۔ فارس نے فون کان سے ہٹایا، مڑ کر غصے سے اوپر فلیٹ کی طرف دیکھا جہاں آبی گم ہوئی تھی اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا، سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا اور فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ تیز قدموں سے راہداری عبور کی اور لاؤنج میں بیٹھی آبی کے سر پہ جا پہنچا، جو میز پہ پڑے کھانے کے پیکٹ سمیٹ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ بلند آواز سے گرایا تھا۔ آبی نے سکون سے چہرہ اٹھایا، پھر اس کے برہم تاثرات دیکھ کر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا ہوا؟ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ دوسری طرف میری بیوی ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ آبی اچنبھے سے اسے دیکھتی کھڑی ہوئی۔ میں نے ایسا کیا کہا؟ پھر جیسے یاد آیا، میں تو کھانے کا کہہ رہی تھی، میں سمجھی نہیں فارس، کچھ غلط ہو گیا ہے مجھ سے؟ اب کہ وہ کچھ نہیں بولا، کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے چبھتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تنفس ابھی تک تیز تھا اور ماتھے کے بل ہنوز ویسے تھے۔ آئی ایم سوری، اگر میری وجہ سے کچھ غلط ہوا ہے تو۔ کیا انہوں نے کچھ غلط سمجھا؟ مگر وہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کو اتنا تو جانتی ہوں گی، انہیں آپ کو اتنی سی بات پہ غلط نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ تعجب سے کہہ رہی تھی، مگر پھر فکرمند تاثرات چہرے پہ سجائے آگے کو ہوئی۔ کیا میں کچھ کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ پریشان مت ہوں، میں فوراً ان سے بات کر لوں گا۔ میرے ساتھ یہ گیمز نہ کھیلیں آبدار بی بی۔ وہ تیز تیز تنفس میں قابو پاتا اسے گھور کر بولا تھا۔
आबी ने उसे देखते हुए पलकें झपकीं तो उनमें मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। मैंने क्या किया है सिवाय आपकी मदद करने के, वो बेबसी से बोली थी तो फारिस ने गहरी सांस ली और सर झटकते हुए सोफे की तरफ बढ़ गया। अच्छा रोए नहीं, मैं ठीक कर लूँगा। वो सोफे के किनारे बैठा और चेहरा दोनों हाथों में गिराए कुछ सोचने लगा। अब्दार ने उंगली की नोक से आंखों का किनारा पहुंचा, फिर सामने आ खड़ी हुई। मैंने शाम से कुछ नहीं खाया, ये खाना भी ठंडा हो गया है। फारिस ने चेहरा उठाकर उसे तकान से देखा। अच्छा सॉरी, मुझे अब पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब्दार का चेहरा खिल उठा। वो नम आंखें रगड़ती सामने वाले सोफे के किनारे पे जा बैठी। मुझे खाना खाना है। वो अब भी मुँह बसोरे हुए थे। चलें, वो उठ खड़ा हुआ। बाहर चलकर खाना खाते हैं, इस टेंशन ज़दा माहौल से तो निकलें। तलखी को पीकर वो जख्मी सा मुस्कुराया तो बिलाकर वो मुस्कुरा दी और खाने के पैकेट समेटने लगी। ये रास्ते में किसी को दे देंगे। फारिस ने रुक कर अपनी शर्ट को देखा। मैं कपड़े बदल लूँ और अंदर कमरे की तरफ चला गया। अभी ने मुस्कुराते हुए सारे पैकेट समेटे, फिर मोबाइल पे करीबी रेस्टोरेंट सर्च करने लगी। साहिल किनारे एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई और फिर मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद करके सोचने लगी। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती रहीं, वक्त सरकता रहा। जब 15 मिनट गुजर गए तो अब्दार कदरे चौंकी। फारिस अभी तक नहीं आया था। वो उठी और उसके कमरे के बाहर जाकर आवाज़ दी। एक आवाज़, दो आवाज़ें, जवाब न दार्द। उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर डोर नॉब घुमाया, दरवाज़ा खुलता चला गया। कमरा खाली था, अलमारी के पट खुले थे। अंदर न फारिस गाजी का मुख्तसर सा सामान था, न वो खुद था। कमरे की खिड़की भी खुली थी। अभी भाग कर गई और खुली खिड़की से नीचे देखा। वहाँ पाइप लगे थे और जालियाँ, और उनके नीचे सड़क पे जा उतरा था और कोई टुक टुक या टैक्सी पकड़कर कब कोलंबो के हजूम में गुम हो चुका था। वो बिल्कुल सुन रह गई। फिर खिड़की की जाली में अटके नोट पे नज़र पड़ी तो उसने लपक कर वो कागज़ वहाँ से उतारा। मैं यहाँ रेस्टोरेंट्स के खाने खाने नहीं आया था। और वो गहरी सांस लेकर रह गई। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ हो या ना हो, मोहब्बत करने वाले के साथ जंग करना सरासर नाजायज़ होता है। वहाँ से चंद किलोमीटर दूर वो टैक्सी से उतरकर बैग कंधे पे डाले दूसरे हाथ में मोबाइल पे नंबर मिला रहा था। वो अब जुमर को फ़ोन नहीं कर रहा था, वो अपना अधूरा काम मुकम्मल कर रहा था। फ़ोन कान से लगाया तो एक निस्वानी आवाज़ उभरी। हेलो सबाहत, मैं बोल रहा हूँ। फारिस? आवाज़ में खुशगवार हैरत उभरी। कैसे हो फारिस? इतने अरसे बाद? मैं ठीक हूँ, शायद। वह ज़ख्मी से मुस्कुराया। शायद यानी ठीक नहीं हो? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वो चंद लम्हे खामोश रहा। पहली दफ़ा जेल गया था तो आपने कहा था कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकेंगी, क्योंकि फारिस, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने बहुत कोशिश की मगर ये नामुमकिन हो सका। तुमने जो मेरे लिए किया था उसका बदला मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकती। वो शदीद ममनूयत से कह रही थी। तुमने अपनी नौकरी ख़तरे में डालकर मुझे अरेस्ट वारंट का बताया था। तुम कितने साल सिंध में पोस्टेड रहे मेरी वजह से, और मैं ये नहीं कह रहा था। उसने नरमी से बात काटी। मैं कह रहा था कि पहली दफ़ा आप मेरी मदद इसलिए नहीं कर सकें क्योंकि आप उस वक्त इंडिया में पोस्टेड थी, लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैं जेल गया था तो आपने मुझे श्रीलंका से फ़ोन किया था। श्रीलंका में पोस्टेड थी। मुझे एहसान का बदला मांगना। कुर्ब से आंखें बंद की। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर मजबूर हूँ। जहाँ इतने जराइम कर चुका हूँ वहाँ एक और सही। फारिस, वो उदासी से मुस्कुराई थी। तुमने जो मेरे लिए किया वो जुर्म भी था, अपनी नौकरी के साथ खयानत भी, धोखा भी और गैर कानूनी भी, मगर वो गलत नहीं था क्योंकि कुछ चीज़ें कानून से ऊपर की होती हैं। तुम कल भी बेगुनाह थे और कल भी रहोगे। वो हल्का सा मुस्कुराया। क्या आप अब भी कोलंबो में पोस्टेड हैं? सब बिल्डों से ढके बंगले में रात की इस पैर मुकम्मल खामोशी थी। जुमर अपने कमरे में चली गई थी और सैम के सवालों का उसने उसे बता दिया है कहकर जवाब दिया था। आगे ना सैम ने पूछा ना हुनैन ने। हन्ना तो वहीं लाउंज में बैठे बैठे लैपटॉप मेज़ पे रखे उसके साथ लगी हुई थी। अम्मी अपने कमरे में अपने वजीफ़ों और दुआओं में मशगूल थी। सैम हन्ना के साथ बैठा था। बड़े अब्बा भी व्हील चेयर घसीटते उनके साथ आ रुके थे और अब फिक्रमंदी से बार बार हन्ना से पूछते थे, क्या तुम सदी को ढूंढ सकती हो? नहीं अब्बा, लेकिन मैं अम्मी का पासवर्ड बदल रही हूँ। वो पासवर्ड के लिए अम्मी का ईमेल खोलेगा तो मैं एक जाली ईमेल अंदर महफूज कर रही हूँ। वो उसे खोलकर उसके लिंक पे क्लिक करेगा तो उसकी लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। वो एक हाथ से टाइप करती, दूसरे के नाखून मुसलसल दांतों के बीच कुतर रही थी। हन्ना, क्या भाई हमें वापस मिल जाएगा? सैम उसका बाजू झंझोड़ कर बार बार पूछता था।
हाँ सैम, वो वापस मिल जाएगा और फिर देखना हम सब हमेशा खुश रहेंगे। हुनैन को ये बहुत आसान लगता था। काश कि हमें वो साथी मिले जिसे हमने खोया था। हुनैन, अब्बा की आवाज़ कमज़दा हो गई। हन्ना ने मुड़कर इस्तफहामिया नज़रों से उन्हें देखा। क्या मतलब? वो चेहरा नीचे गिराए बस सर हिलाकर रह गए। वो हुनैन को मतलब नहीं समझा सकते थे। वो सर झटक कर वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हुई और फिर कुछ सोचकर उनसे से सादिक यूसुफ पेज खोला। उसके एडमन में सामने आमिर शफी लिखा आ रहा था। हुनैन ने पेज को पैगाम लिखा। एडमन, मैं सादी की बहन हूँ, प्लीज़ मुझे इस पेज का एडमन बना दें। तुम उसकी एडमन क्यों बनना चाहती हो? सैम ने अचंभे से उसे देखा। सैम, हमारे फ़ोन्स और लैंडलाइन वो लोग ट्रेस कर रहे होंगे। क्या पता हमारे फेसबुक अकाउंट भी देख रहे हों। हम कोई भी ऐसी बात नहीं लिख सकते जो भाई के लिए ख़तरा बन जाए। लेकिन सेव साथी यूसुफ वाला पेज भाई भी देखता होगा। मैं उसके ज़रिए भाई को कोई पैगाम भेज सकती हूँ, वो जोश से बता रही थी। उसके लिए ये बहुत आसान था। इससे ज़रा फासले पे कमरे के बंद दरवाजे के पीछे झांको तो जुमर अंधेरा किए सोफे पे बैठी थी। उसकी खुश्क आंखें छत पे जमी थीं और चेहरे पे वीरानी थी। हाथ में पकड़ा मोंदा बता फ़ोन ऑफ था। जाने कितने लम्हे सिरके, कितनी रात गहरी हुई जब उसने वो फ़ोन ऑन करते हुए गर्दन सीधी की और फिर उसमें से वाहिद नंबर मिलाया और उसे कान से लगाया। आंखें हनूस खुश्क और चेहरा सपाट था। फारिस ने छूटते ही फ़ोन उठा लिया था। वो इस वक्त एक सुबह हाल से इलाके में सड़क किनारे चल रहा था। हाथ में पर्ची थी जिस पे पता लिखा तलाश कर रहा था। फ़ोन कान से लगाते हुए उसने पर्ची मुट्ठी में दबा ली और बेचैनी से बोला, इस तरह फ़ोन मत बंद किया करो, मेरी बात तो सुन लिया करो। तुम हमेशा मुझे मुख्तलिफ रूप में मिलते हो। जुमर, मैं तुम्हें